हेडिंग दीजिएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस और लिखिएगा लेट L1 एंड L2 आर टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड विथ डायरेक्शन इज यूज। जरा आप लोग बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में अगर दो बच्चा हो सेम ही नाम का, तो क्या करते हैं उसमें? जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक लाइन अगर सिंगल लाइन होता तो ABC डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, लेकिन सिंगल तो है नहीं, जनरल लाइन नहीं है, यहाँ पे दो लाइन है, तो L1 के लिए तो A1 B1 C1 कर देना है और L2 के लिए A2 B2 C2 कर देना है। ठीक है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2। ये क्या हो गया? दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हो गया। let P be a point, let P be a point on हाँ let P be a line, ऐसे जल्दी हो जाता, सॉरी let P be, ठीक है लिख दे रहे हैं लिखिए let P be a point on L1 and Q be a point on L2। दो पॉइंट माने हैं, P माने हैं जो पहले लाइन पे है और Q माने हैं जो दूसरे लाइन पे है, L2 पे है। ठीक है, कंसीडर कोई ज्वाइन करने के लिए कह रहा है क्या? कंसीडर द लाइंस OP एंड OQ। कोई ज्वाइन करने के लिए कह रहा है क्या? OP एंड OQ एज गिवन बिलो, फिगर बनाएंगे। ठीक है, कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था क्या? ग्रुप में नहीं है? अच्छा चलिए नोट कर लीजिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। हो गया। आगे एक फिगर बनाइएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, दो लाइन लेना है। एक लाइन यहाँ से ऐसे ले लीजिए, इसको क्रॉस कर जाए, एक को मान दिए L1, इसको मान दिए L2, ये हो गया अपना ओरिजिन। ठीक है, हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो टॉपिक लिखे यही लिखे हैं कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मान रहे हैं कि ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दो लाइन मान दिए L1 L2, L1 पे एक पॉइंट लेना है P और L2 पे एक पॉइंट लेना है Q। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट P हो गया और ये Q पे ऊपर पे ले लीजिए, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर लीजिए, जगह स्पष्ट दिखाई देगा। ये P हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट आपका Q हो गया। ठीक है,
और ये वाला दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा इसको हम थीटा मान लेंगे। इसी थीटा को निकालने के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल between OP एंड OQ। OP एंड OQ कहने का मतलब ये हो गया आपका OP, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया OQ, दोनों के बीच का एंगल थीटा। नाउ फिगर मिटा दो। नाउ recall that repeat है। now recall that the directed line segments, फिगर में ध्यान दीजिएगा, दो लाइन था, ठीक है। एक लाइन OP था और दूसरा OQ था, जिस दोनों के बीच का हम लोग एंगल लिए हैं। आर वेक्टर्स डायरेक्टेड मतलब उसमें डायरेक्शन होगा। हाँ, थ्योरी में लिखा होंगे हम। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब वैसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है। तो डायरेक्शन जिसमें लग जाए वो क्या होता है, लाइन है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, लाइन सेगमेंट है तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है उसमें ऑलरेडी। और डायरेक्शन लग गया मतलब उसमें वेक्टर, ये डायरेक्शन भी लग गया, तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन दोनों में उसी को वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वही है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP एंड OQ आर वेक्टर्स विथ कंपोनेंट्स। जरा बताइए तो कंपोनेंट कितना कितना माने हैं। कंपोनेंट करने का मतलब डायरेक्शन रेशियो कितना कितना था, A1 B1 C1 A2 B2 C2 respectively. Therefore the angle theta between them, between को शॉर्ट में से लिखे, between them is given by cos theta equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 by root under A1 square plus B1 square plus C1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सबका मॉडुलस। देखिए मॉडुलस कहने का मतलब है कि एंगल जो होगा वह 90 से कम का होगा, ठीक है। पॉजिटिव लगा दिए मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो कैसा एंगल होना चाहिए, एंगल एक्यूट होगा। ऐसे भी जो फिगर बनाए, फिगर में ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच जो बनाया था वो कितना लग रहा था, क्या 90 से ज्यादा था OP और OQ के बीच में। हाँ ठीक है, अगर मॉडुलस हटा दे तो एंगल के रेंज क्या हो जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, तो अब वो जैसे वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। देखिए अभी जो पढ़ाए हैं ना, अभी जो इतना लिखा दिए, इसमें बस आपको जो याद रखना है ना, सिंपल याद रखना है कि दो लाइन के बीच में जब एंगल निकालना होगा तो पहला का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 होगा, दूसरा का A2 B2 C2 होगा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, तो cos थीटा पर इतना डाल देना है, ऊपर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ पे ये, ये वाला मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप सिंपल बताइए, अगर दो वेक्टर ए और बी था तो दोनों के बीच में थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है क्या किसी को। cos थीटा बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लिखा होंगे, क्या लिखाए थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा दोनों का मॉडुलस, यही ना लिखाए थे। अगर इसमें मॉडुलस लगा दिए तो एक्यूट होगा, नहीं होगा तो ऑब्ट्यूस होगा, कुछ भी होगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव आ रहा है। तो आप जरा बताइए, ये जो मान आपको नजर आ रहा है,
हम देखिए दो लाइन लिए हैं, पहला का डायरेक्शन रेशियो इतना लिए हैं, तो अगर इसको वेक्टर में लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या? A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप लिख सकते हैं। और दूसरा को क्या लिखेंगे? A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। अब फिर दो वेक्टर हो गया तो दोनों का डॉट करेंगे तो I1 में I1 से गुना, I1 के कोफिशिएंट में I1 से, तो कितना हो जाएगा? ये दोनों गुना करेंगे तो A1 गुना A2, कोफिशिएंट ही ना गुना करते हैं। फिर J1 वाले में J1 से तो B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, तो वही तो आएगा ऊपर। और नीचे में ये पहला का मॉडुलस यही ना होता है, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्या ये दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा है क्या? वही चीजें घुमाकर लिखा होगा। हो गया? चलिए, ये एंगल कब निकलेगा? जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा। क्या क्या दिया होगा? ये एंगल निकालने का फॉर्मूला कब है? जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा। अब जरा आप लोग ऊपर लिखिए। हाँ, अब लिखिएगा, इसी में नोट में लिख लीजिएगा। इफ इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब समझते हैं? इंस्टीड ऑफ DRS of L1 and L2 DCS are given, DCS are given, DCS ऐसा कर दें, इसी में लंबा कर देते हैं, दो बार नहीं लिखना होगा। DCS L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are given, then ऊपर वाले में क्या था? डायरेक्शन रेशियो था, तो डायरेक्शन रेशियो में A1 B1 C1 था। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन को तो L M N से डिनोट करते हैं, तो L तो पहला के लिए सब में 1 1 लगा दिए, L1 M1 N1, और दूसरे में क्या लगा दिए? L2 M2 N2, और दोनों के बीच का एंगल थीटा ही लेंगे, तो cos थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसका मॉडुलस मतलब पॉजिटिव। ये नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है? अगर डायरेक्शन रेशियो, दोनों थीटा निकालने का फॉर्मूला है, पिछला वाला यूज करेंगे जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, और ये यूज करेंगे जब दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा, बस यही तो है। हम जितना बोल रहे उतना याद कीजिएगा, सब रटिएगा तो रटते रहिए, कुछ भी याद नहीं होगा। अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए, आपके बगल वाले को जलन हो रहा होगा आपकी बात सुनकर। ठंड का दिन आ गया तो जलना जरूरी है, क्या बात बोल रहे हैं आप? अरे देखिए देखिए, जमाना इतना महंगा होता जा रहा है, इनका दाम सस्ता होता जा रहा है, करोड़ से लाख में आ गई। चलिए, अच्छी बात है, मिटा दो इसको। अरे मिटा दो। अब जरा नोट में कुछ कहानी लिखेंगे। एक था राजा, एक थी रानी। क्या? अब टारगेट रखिए कि बिहार बोर्ड के साथ होगा, ठीक है? हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम कंडीशन बताने जा रहे हैं कि जब दो लाइन पर ये पैरेलल होगा तब क्या कंडीशन होगा, और परपेंडिकुलर होगा तब क्या कंडीशन होगा। जैसे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, तो कंडीशन पढ़े होंगे कि ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, तो वेक्टर ए बी पे क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 के बराबर हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या रिलेशन होगा? हाँ, तो वैसे ही अब लाइन है तो लाइन भी क्या होगा? एक दूसरे का पैरेलल हो सकता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन पढ़ी, ठीक है?
लिखिएगा नोट देकर, टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are said to be, said to be पहला, said to be perpendicular if A1 A2 plus B1 B2 plus, अरे गप नहीं कीजिए, पहले पढ़ लीजिए, अरे पहले पढ़ तो लीजिए, ऐसे सबको हंसने का मौका देते, नहीं तो पता चलेगा ये पार हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन होगा और पैरेलल होगा तो ये कंडीशन होगा। पैरेलल इफ A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। कितने लोग ऐसे हैं जो ये वाला कंडीशन कहीं पहले पढ़े हैं, उनको याद है ये कंडीशन? और उसमें क्या के लिए, किस चीज के लिए? इक्वल करने के लिए नहीं, ये वाला A1 बाई A2 ये वाला कंडीशन क्या चीज में पढ़ाए थे? उसमें हो सकता है दो रहा हो, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, याद है किसी को? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोलिनियरिटी में यही कंडीशन पढ़े थे, ठीक है। और उसमें बताया था कि पैरेलल हो तो उसको कोलिनियर भी कहते हैं, तो यहाँ पैरेलल दिखाना है तो वही कोलिनियरिटी वाला कंडीशन हम लोगों को ला देना है। इसमें किसी को कष्ट हो तो बोलिए। एक चीज और इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री होता है? हम लिखे नहीं है कि सब लोग तो जानते हैं इसलिए छोड़ दिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं। 9 थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90। और पैरेलल होगा तो थीटा कितना होना चाहिए? तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला यही ना पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे में चाहे जो हमको उससे मतलब नहीं। अब जरा बताइए, परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 होगा, तो थीटा 90 का मतलब यहाँ पे 90 डालेंगे तो इतना का मान कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 90 पुट करेंगे, हाँ, तो cos 90 जीरो, और ये जीरो होगा तो बटा वाला गुना भी इधर आकर जीरो हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला बराबर जीरो, इन्हें कंडीशन आ गया परपेंडिकुलर के लिए, क्लियर है। और पैरेलल वाला तो वहां से, पैरेलल वाला वहां से चेक कीजिएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, वहां जो पढ़ाए थे वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू लैम्डा वेक्टर है, वैसे भी कर सकते हैं। हो गया तो बोलिए मिटा दूं, हो गया। एक चीज और अगर हम लिखना चाहें, इसी में ऐड करवा दें, दो बार हमको नहीं लिखना होगा, दो बार नहीं लिखना, हाँ पैरेलल वाले में, हाँ हाँ, तो या तो हल करिएगा, या तो हल करिएगा तब आ सकता है, नहीं तो ये वाले कंडीशन से प्रूफ तो करके बताए थे, वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर है, और दोनों का मान डालिए और इधर से हल कीजिएगा, I1 का कोफिशिएंट I1 के बराबर J1, वहां से उसमें तो प्रूफ कराए थे उसको, इसलिए यहाँ नहीं बताया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे परपेंडिकुलर वाले में ये कब यूज करेंगे? जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, और अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तब कितना के बराबर होगा बोलिए तो? बस L1 की जगह पे A1 की जगह A2 की जगह पे L1 L2 हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा, और N1 N2 ये भी बगल में ही लिख लीजिए, एक ही साथ दोनों याद रहेगा आपको। या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। अब कब यूज करेंगे दोनों में? तो डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो ऊपर वाला कंडीशन, और डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो नीचे वाला कंडीशन। cos थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बोलिए। cos थीटा इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में यही वाला लिखे थे, cos थीटा बराबर ये वाला इतना, तो थीटा वाले में अगर 90 डालेंगे थीटा का मान तो जीरो हो जाएगा, मतलब इतना का वैल्यू जीरो के बराबर है, तो भी हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर में
अगर डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो इसको डालना है, डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तो इसको डालना है, पैरेलल वाले में इसको डाल देना है। ठीक है, ये तो हो गया कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दिया होगा तब की बात। अब जैसे अगर लाइन का इक्वेशन दिया होगा तब क्या करेंगे, मिटा दो सबको। मिटा दो। अगला टॉपिक दीजिएगा, अगला टॉपिक लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच वेक्टर इक्वेशंस, या सिंपल इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, व्हिच इक्वेशंस आर गिवन एज वेक्टर आर इक्वल टू, अब लोग एक थ्योरी पढ़े थे याद है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर बी के पैरेलल हो, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखा है, कौन बताएंगे, वेक्टर इक्वेशन। हाँ, लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, ये वाला कंडीशन पढ़े थे। तो अब जरा बताइए कि ये तो सिंपल जनरल लाइन के लिए हो गया, और यहाँ पे हम कितने लाइन की चर्चा कर रहे हैं, 2 लाइन की। तो 2 लाइन की होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो। बुर्बक बच्चे, वो तो 2 पॉइंट वाला था, हम वो नहीं पूछे हैं। हम ये पूछे हैं कि हाँ हाँ वही चीज पूछ रहे हैं कि एक लाइन है तो वेक्टर ए और बी लिखे हैं, अगर 2 लाइन होगा तब क्या करते हैं, 1 1 1 2 लगाते हैं। पहले वाले में 1 1 लगाएंगे, दूसरे वाले में 1 2। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें 1 1 1 2 नहीं लगता है, आर वैसे ही रहता है, बस ये बदल जाता है, ए1 को ए को ए1 कर देना है, बी को बी1, लैम्डा को भी कुछ नहीं करना है। और दूसरा का भी यहाँ पे आर ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए2, और ये कांस्टेंट को बदल कर लिखा रहता है। ठीक है, लैम्डा के जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू लिखा हुआ होगा, इसको ही बदल दिए, और ये हो गया म्यू बी2। ये बात सब लोग समझ गए। हम लोग ये थ्योरी पढ़े थे कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी एक ऐसे लाइन के इक्वेशन होता है जो वेक्टर एक पॉइंट ए से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और एक के डायरेक्शन में है या उसके पैरेलल है जो वेक्टर बी है। तो इतना होता है, ये जनरल लाइन का इक्वेशन हो गया। हमको 2 लाइन का इक्वेशन लिखना था, तो बस ए और बी का मान बदलता है, तो पहले वाले में a1 b1, दूसरे वाले में a2 b2, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ये बदल कर दिया जाता है, ऐसे इसका कहीं यूज है नहीं। ठीक है, तो लैम्डा को म्यू करके इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा। हो गया, देन अरे दोनों का कैसे होगा, 2 लाइन के बीच में इक्वेशन निकालना है। अभी पिछले वाले थ्योरी में इसमें यही अंतर है कि इसमें a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो दोनों का दिया हुआ था, अब इसमें डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया होगा, 2 लाइन का इक्वेशन दिया होगा, तब कैसे निकालेंगे, हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं, ये टॉपिक पीछे भी था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और यहाँ भी वही टॉपिक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पिछले वाले में डायरेक्शन रेशियो गिवन था a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसमें डायरेक्शन रेशियो नहीं देकर दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तब हम लोग एंगल निकालें। किसी को डाउट है इस बात में, जल्द बोलिए। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे cos थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 और बाई मोड ऑफ वेक्टर b1 और मोड ऑफ वेक्टर b2। कहने का मतलब है कि वेक्टर a का यूज नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर a का यूज नहीं होता, हमको सिर्फ और सिर्फ b1 b2 के मान से मतलब है। अच्छा ये बताइए, फॉर्मूला अलग है क्या, 2 वेक्टर होगा तो ऊपर में दोनों का डॉट लिखते हैं, नीचे दोनों का मॉडुलस लिखते हैं। बस यही याद रखना है कि इसमें a को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ b वाले को लेना है। ये किस फॉर्म में हो गया जरा बोलिए तो, ये वेक्टर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है, ये जो इक्वेशन आ गई कौन, हाँ जहां भी वेक्टर नजर आ रहा है तो वेक्टर फॉर्म हो गया, और इसी का हम लोग अब कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। बोल हो जाए तो बोलिएगा, ऊपर से मिटा देंगे। तो ऊपर लिखिए
इन कार्टेशियन फॉर्म या सिंपल कार्टेशियन फॉर्म लिख कर रह दीजिए। कार्टेशियन फॉर्म याद रखना है कि अभी जो लिखे हैं उसी का कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। अब जरा बताइए कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, दो लाइन का इक्वेशन दिया होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या पढ़ाए थे, याद है किसी को? जब एक पॉइंट से पास करे और एक के पैरेलल हो, ये तो लिखे थे वेक्टर फॉर्म में, इसी का कार्टेशियन में क्या लाए थे टाइप करके? चलिए याद तो है आप लोगों को, अच्छी बात है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस देखिए हम लोग यही पढ़े थे, x माइनस एक्स वन बट्टा ए बराबर y माइनस वाई वन बट्टा बी बराबर z माइनस जेड वन बट्टा सी। ये सिंपल पढ़े थे, अभी हम वैसे ही लिख रहे हैं। x माइनस इस पे जरा गौर कीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा कि जैसे एक पॉइंट वाले में था और दो पॉइंट वाले में था, तो एक वाले में यहाँ बस यही वाला मान बदल जाए तो नीचे वाला मान बदल जाए, ये वाला एक्स वाई जेड। जैसे आर में क्या लिखे थे देखिए, तो अभी जो पीछे वाले में लिखे थे क्या क्या चेंजिंग था दोनों इक्वेशन में, वेक्टर ए का मान और बी का मान, ए और बी, ठीक है। आर का मान कांस्टेंट था, तो जो एक्स वाई जेड होता है वो नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा एक्स वन वाई वन जेड वन, और ए बी सी जो था इसको ए वन बी वन सी वन कर देते। अब बताइए, हाँ अब आप लोग बताइए कि इसको दूसरे के लिए क्या लिखे, यहाँ पे कितना लिखा है? नीचे तो सबको नजर आ रहा है, ऊपर में कितना लिखे? हाँ C2, ठीक है। हाँ वेयर ए बी सी क्या है, वेयर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज DRS ऑफ द गिवन लाइंस, ऑफ द गिवन लाइंस, ठीक है। देन अब जरा आप लोग बताइए cos थीटा बराबर फॉर्मूला, अभी पीछे जो लिखे थे ना वही वाला सेम रिपीट कर देना है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टा में रूट अंडर लिखा जाएगा क्या? लिखा जाएगा कि लिखते हैं A1 A2 प्लस B1 B2, बस हमको नीचे वाले वैल्यू से मतलब है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। C1 C2 बट्टा, एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछता है, ठीक है। आप लोगों को बस जितना बोल रहे उतना ही याद कर लेना है, और रूट अंडर फिर आप बोलना लिख लीजिए यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। हो गया। चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही, निकालेंगे एक्सरसाइज 11.2। 11.2 नहीं, अभी तो बहुत पढ़ाना है, आपको कैसे लगा कि इतना ही पढ़ाना है? नहीं अभी बहुत पढ़ाना है। अभिषेक अभिषेक थ्योरी, तो थ्योरी नहीं लिखाएंगे, नहीं समझाएंगे तो सीधा क्वेश्चन कैसे समझिएगा? आप चिंता ना करें, देखिए हमको हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि आप इस तरह से पढ़िए कि 12 पास कीजिए आगे जाइए तो फिर सपना हो जाए आपको समझ में ना आए। नहीं तो हम सिंपल इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे, काम चल जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं लिखाएंगे। लेकिन जब आगे का पढ़ाई करिएगा तो वहाँ जब ये सब समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे बाई वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कैसे डिराइव होता है करके सब दिखा दिए, तो वहाँ जब आगे भाई पढ़िएगा ना
तो अभी तो न्यूमेरिकल है, थियोरेटिकल आता नहीं है, लेकिन आगे के पढ़ाई में थियोरेटिकल आता है, तो वहाँ आपको यह है कि हाँ, अरे तो वैसे वही बात है ना, आप जैसे अगर कॉम्पिटिटिव में भी जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आप बीटेक भी करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इसको इतना पढ़ रहिएगा ना, तो वहाँ का फर्स्ट ईयर का आप जो होगा मैथ एक पेपर का, वो ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे थ्योरी सब काम देगा, ठीक है, अभी तो काम नहीं देगा, आपको लग रहा है बस ये क्या क्या है, इतना ही सा अभी काम यूज होगा, लेकिन जो वो सब पढ़ा रहे हैं वो वाला आपको आगे काम देगा। तो बीसीए वाले को जो, तो आप वो तो आप ही बना सकते हैं ना, आधा क्वेश्चन तो आप बना दीजिए कम से कम उसमें का, इसलिए कि और अभी 12 में पढ़ना है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबके पास बुक है क्या? सबके नजरों के सामने अगर बुक हो तो एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। पढ़ लिए? देखिए 3 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों लाइन का क्या दिया हुआ है बोलिए तो, सो दैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, गिवन डीसीएस ऑफ 3 लाइन्स ऑफ 3 लाइन्स आर। हाँ अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई एक बार साथ साथ बोलते चलिए, हम लिख लेते हैं तेजी में। हाँ आगे बोलिए, आगे बोलिए, ऊपर वाला बोलिए, नीचे तो सेम है, 4 है, 12 है, 3, और नीचे में तो सब में 13 है, 13 है, हाँ 3 माइनस 4 12, नीचे में तो 13 है, नीचे में 13 है, नीचे में, हाँ ये हमको प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझाए थे क्या, कभी याद है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तो पहली दूसरी पे परपेंडिकुलर, दूसरी तीसरी पे, और तीसरी पहली पे, ठीक है, जैसे ये एक तमाचा इसको, ये एक तमाचा इसको, और फिर ये दे दिया इसको, तीनों को मिल गया, और तीनों का हाथ से मिल। अब जरा क्या बात है, आप लोग भी एकदम सटीक एग्जाम्पल रखे नहीं। हाँ चलिए ध्यान देंगे। अब बताइए, ये मारपीट थोड़ी है तो तमाचा खींचने वाली बात है, कोई भी खींच देगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वैसे दोस्ती में मजा नहीं है, चलो अभी से भी शुरू कर दीजिए। हाँ ध्यान देंगे, 3 लाइन है, तीनों का डायरेक्शन को साइंस दिया हुआ है, खींच देना है, बाद में घर में जाके कहना है कि ऐसे ही था। तो देखिए डायरेक्शन को साइन होगा तो 3 लाइन है, तो पहला में किसका किसका मान होगा, L1 का, M1 का, N1 का, L2 का, M2 का, N2 का, और L3 का, M3 का, N3 का, ठीक है। अब जरा बताइए, थोड़ा देर पहले लिखा है कि अगर डायरेक्शन को साइन दिया हो तो अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो कंडीशन क्या लिखा है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान कितना आना चाहिए। चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट, एक ही बार कर देते हैं निकाल कर, सिंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर, इसका मान निकालेंगे, 0 आ जाएगा तो कहेंगे पहला दूसरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए आपको रटना नहीं है, बस यही याद रखना है कि पहला पहला में गुना, दूसरा दूसरा में गुना, तीसरा तीसरा में गुना, सबको जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपको 1 2 रटना है। तो अब बताइए L1 का मान कितना है, 12/13, और L2 का मान है 4/13। फिर यहाँ देखिए M1 है -3/13, और यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3/13 और गुना 12/13। फिर यहाँ पे माइनस में है 4, यहाँ प्लस में है तो -4 गुना ऊपर में 3, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13। अच्छा ये बताइए, सबके जो बट्टा में गुना करेंगे तो अलग अलग आएगा, सेम आएगा, तो एक ही बार ले ले, सबका लघुत्तम 169, यहाँ भी 169, यहाँ भी 169, तो नीचे सेम हो तो ऊपर सीधा जोड़ घटा कर लेते हैं, 12 में 4 से तो 48, -12 × 36, -12,
तो अब जरा बताइए, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा 48, तो 48 में 48 घटेगा 0/169, मतलब 0/67 जीरो हो गया। तो अब जरा बताइए कि इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अब अगली बार क्या कीजिएगा, अगेन लिख लीजिएगा। अब लीजिएगा ये दोनों को, तो L2 गुना L3, M2 गुना M3, N2 गुना N3, वो भी 0 आएगा, तब लिखिएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 इज परपेंडिकुलर टू 3। अब फिर एक बार इसको ले लीजिएगा, बन जाएगा। और जब तीनों 0 0 आ जाएगा तो नीचे लिख लीजिएगा हेंस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। कोई नहीं बोल रहा। ना हो तो हमको बोल तो दीजिए, कोई नोट तो नहीं कर रहा है। चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पिछले साल पूछा होगा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर में क्या करेगी, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। देखिए पहले 2 पॉइंट दिया है, बाद में 2 पॉइंट दिया है, तो पहले वाले 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगा और दूसरे वाले दोनों पॉइंट से एक लाइन बन जाएगा, मतलब 2 लाइन बन जाएगा। ये मान लीजिए ए बी और ये मान लीजिए सी डी। तो ए में बताइए इसका 1 -1 2 और बी का हो गया 3 4 -2, सी का हो गया 0 3 2 0 3 2 और डी का हो गया 3 5 6। अच्छा आप लोग बताइए, अगर 2 पॉइंट दिया हो तो क्या आप लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? ए बी सी का मान निकालने आता है? ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालने आ जाएगा। तो अब जरा बताइए कि पहला लाइन है तो इसमें क्या कर देना है, ए को A1 कर देना है, बी को B1 कर देना है, सी को C1 कर देना है। और फिर जब इससे निकालेंगे तो वैसे ही निकालना है, बस A2 लिख लेना है, B2 लिख लेना है, C2 लिख लेना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दूसरा में से के पहला में से पहला, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया, 4 में से 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 हो गया, यहाँ हो गया -2, यहाँ पे हो गया -2 तो -4 हो गया। फिर वैसे ही 3 में से 0, 3 माइनस 0 बराबर 3, फिर यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 और फिर हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब देखिए दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया नहीं था, लेकिन दो दो पॉइंट दिया था, तो दोनों से दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल गया क्या, बोलिए तो। ये पहले लाइन का हो गया A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब कह रहा है कि आप दिखाइए कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो अब जरा बताइए, ये हो गया पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो नाउ अब परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, मान निकालिए A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 3। फिर बताइए B1 का मान 5, B2 का मान 2, फिर बताइए C1 का मान -4, इसका वैल्यू 4। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 माइनस में 16, तो 10 6 16, 16 में से 16 घटेगा 0। तो अब बताइए कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को समस्या है? क्या बात है, आप लोग लिफ्ट मार लिए क्या? अच्छा ये बताइए, दोनों को परपेंडिकुलर कह रहा था तो इतना बराबर 0 ला दिए। अगर कहते कि दोनों को पैरेलल प्रूफ करिए तब क्या निकालते हम लोग? इसी लाइन को अगर कहता कि पैरेलल प्रूफ करिए तब क्या करते हम लोग, बोलिए। अगर अगर पैरेलल वाला जो कि अगला वाला क्वेश्चन इसी में हम समझा रहे हैं, ऐसे ही A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लीजिएगा और तब निकालिएगा A1 बटा A2 का मान, फिर निकालिएगा B1 बटा B2 का मान और फिर निकालिएगा C1 बटा C2 का मान, तीनों बराबर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा A1 बटा A2 बराबर C1 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, देयरफॉर 1 इज पैरेलल टू 2। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत?
हाँ तो आप लोगों को अभी छुट्टी कर दें कि पढ़ा दे और आगे पढ़ा दे? नहीं पढ़ाएंगे अभी, छुट्टी कर देते हैं। क्या पढ़ा दे? छुट्टी कर छुट्टी कर देते हैं। चलिए चलो, नहीं एक्चुअली है कि मेरा खाना ठंडा हो रहा है आज, खा नहीं। चलिए बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेगा, बना देते। नहीं हमको आदत है गरम खाने की ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड इतना गिवन पासिंग पॉइंट्स इक्वल टू। देखिए क्या क्या दिया है, एक दिया है ओरिजिन, लिखा नहीं है लेकिन लिखा हुआ है ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब कितना होता है कोऑर्डिनेट बोलिए तो, यही ना होता है ओरिजिन 0 0 0। इधर 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 बगल में लिख लीजिए। और दूसरा पॉइंट कितना दिया हुआ है 5 -2 और 3। अब देखिए दो इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन कल हम थ्योरी पढ़ाए थे कि 2 पॉइंट से पास करेगा तब इक्वेशन, तो उसमें ए और बी माने थे, तो बस ए के जगह पे यहाँ ओ है और बी के जगह पे जो माने मान लीजिए आप, ठीक है। सिंपल समझिए कि 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। तो कल हम थ्योरी पढ़ाएंगे, जरा बोलिए तो। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, required vector equation of the line passing through the given points is given by, किसको किसको थ्योरी याद है, 2 पॉइंट से पास करेगी तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर माइनस ये था, वेक्टर आर इक्वल टू ऐसे उधर करके लिखाए होंगे, इस तरह करके लिखाए थे, किधर करके लिखाए थे देख लीजिएगा आप। ये ए इधर 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 माइनस में लिखे होंगे या उधर प्लस में लिखे होंगे। अरे दो दो पॉइंट लिखा तो आसपास, वही तो आपको समझना है, वही आपको समझना है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इतना, तो ओरिजिन एक पॉइंट हो गया और दूसरा वाला दूसरा पॉइंट हो गया। आपका आपका आंसर मिल गया होगा एक पॉइंट से, चूंकि 0 0 आंसर नहीं डाला होगा, हम समझ रहे हैं। आपका आंसर इससे मिल गया होगा, आप एक ही से निकाले हैं ना। हाँ आंसर मिल गया, लेकिन गलती बना है, ठीक है, उसको यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब जरा बताइए, आर का मान तो डालते नहीं है, वेक्टर ए का मान मतलब कौन वाला, जो पहला वाला पॉइंट होगा, तो 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, यही 0 0 वाला है जो असर नहीं डाला हुआ, इसलिए आपका आंसर मिल गया। अब फिर बताइए वेक्टर बी का मान, तो इसमें से वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, याद है किसी को? इसको हमको वेक्टर बी निकालना है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ 5i कैप -2j कैप +3k कैप, और फिर माइनस में घटता है ये वाला पहले वाला जो वेक्टर ए का मान होता है, तो ए की जगह पे ओरिजिन है, तो ऊपर वाले में आई जे के कैप लगाएंगे तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब देखिए यहाँ पे 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 है कोई मतलब नहीं है, वो हट जाएगा, ठीक है। यानी कि बच कितना जाएगा, तो देयरफॉर इधर बच गया वेक्टर आर इक्वल टू, उधर कितना बच जाएगा, यही बच जाएगा लैम्डा इंटू अंदर वाला जो यही है ना, उतार लीजिएगा, छोड़ दें 5i कैप माइनस। अच्छा अब बताइए 10 नंबर ऐसे ही सेम क्वेश्चन होगा, ओरिजिन की जगह पर वहाँ 1 2 3 4 कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। 9 नंबर 10 नंबर है, 9 नंबर बन जाएगा 9 नंबर। चलिए अब आज रहने दीजिए, आज के लिए सॉरी।